हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह A to Z क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, कोई तो इतना भ्रष्टाचार होता है कि उसके परिवार के अलावा कोई उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं होता है। हम बात कर रहे हैं, आज की चर्चा में हम बात करेंगे दिल्ली के उस मुख्यमंत्री की जो कि एक आबकारी नीति घोटाला में उसको सम्मन भेजा गया है। साथ ही साथ इस आबकारी नीति घोटाला के प्रमुख रहे मनोज सिसोदिया का ये जो इन्होंने जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, इसको खारिज कर दिया गया है, यानी इनको जमानत नहीं मिलेगी। क्या है यह नीति? क्यों यह इतना बड़ा मुद्दा उठा हुआ है? जहां विपक्ष ये कह रहा है कि भाजपा जो है आपके यानी आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गई है और इसको बंद कराने का ठान ली है, वहीं भाजपा के नेताओं का कहना है कि आखिर में यह जो नीति ये लोग लेकर के आए थे, इस नीति में अगर कुछ गड़बड़ी नहीं थी तो आखिर में यह नीति बंद क्यों किया गया। सारी बातों का डिस्कशन हम लोग आज इस सेशन में करने वाले हैं, बड़े ही आसान शब्दों में, ताकि अभी तक अगर आप ये आबकारी नीति घोटाला नहीं समझ रहे होंगे, शराब नीति घोटाला आप नहीं समझ रहे होंगे, तो आज आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर इन लोगों ने क्या क्या कितने का घोटाला किया था। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल शब्दों में मैं आप लोगों के सामने ये लाने वाला हूं। साथियों, अगर बात करते हैं कि मनीष सिसोदिया की, तो इनको जब से गिरफ्तार किया गया है कई बार ये अर्जी लगा चुके हैं कि हमको छोड़ दिया जाए, हम बेगुनाह हैं, लेकिन इनको कदापि नहीं छोड़ा जा रहा है। इनके खिलाफ पुख्ता सबूत है। खैर, ये तो इनकी बात हो गई। अभी अप्रैल में ही वहां के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को क्या किया गया था? बुलाया गया था पूछताछ के लिए, लेकिन इनको छोड़ दिया गया। अभी इनको फिर से बुलाया गया है 2 नवंबर को पूछताछ के लिए कि भाई साहब जरा आइएगा। इस मनीष सिसोदिया के एक करीबी हैं, उन्होंने इनका नाम ले लिया है, पीए वगैरह इनका नाम ले लिया है अरविंद केजरीवाल जी का। अब ये भी उसमें पिस रहे हैं, हालांकि गलती तो ये भी की है, घोटाला तो ये भी किए हैं, सब मिल ये भी रहे हैं, लेकिन सबके सामने नहीं है। लेकिन अब ये सबके सामने आ जाएगा। अभी जब मैं आप लोगों को पूरी कहानी इसकी बताऊंगा तो आप भी लोग कहेंगे भाई साहब बहुत बड़ा घोटालेबाज ये आदमी है। जहां पे ये वादा करता है कि हम एक अच्छी स्कूल व्यवस्था, हम एक अच्छी हॉस्पिटलिटी की व्यवस्था देते हैं, वहीं उसके पीछे जब ये मुख्यमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री जब बन भी गए, पहली बार जब मुख्यमंत्री थे, तो इतना इनका घर अगर आप लोग देखे होंगे तो उतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, एक नॉर्मल इंसान की तरह। लेकिन अभी में फिलहाल जब इनके घर की पुष्टि की जाती है, पर्दे भाई साहब लाखों लाखों रुपए के, जो टाइल्स लगे हैं करोड़ों करोड़ों रुपए के, कहीं जहां की जो चीज फेमस है वहां से वो चीज आ रही है। मतलब कि हर एक चीज स्टैंडर्ड क्वालिटी का, और एक जो आम नेता, आम मुख्यमंत्री के घर में होना चाहिए उससे कई गुना स्टैंडर्ड भाई साहब इनका घर है। तो आखिर में ये पैसा कहां से आ रहा है? अभी आप लोगों के सामने आने वाला है कि यह पैसा कहां से आ रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। जब ये घोटाला की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको इतिहास में इसके जाना पड़ेगा कि आखिर में यह घोटाला कहां से उत्पन्न हुआ है। चलिए आइए उसकी जांच करते हैं कि कहां से यह घोटाला आया है। दिल्ली में शराब की पुरानी व्यवस्थाएं थी, जो नियम कानून थे वो पुरानी व्यवस्थाएं थी, लेकिन जब इनकी सरकार आई तो मनीष सिसोदिया जी ने यह कहा कि हम दिल्ली में शराब के नियमों में परिवर्तन करके नई शराब नीति लाएंगे, जिसका नाम था नई आबकारी नीति। इस नीति को 17 नवंबर 2021 को लागू कर दिया गया। इसमें बहुत सारे नियम वगैरह, कानून वगैरह थे जिसको फॉलो करना था, और पहले के जो नियम थे उससे बिल्कुल ही हट के इसमें नियम लागू किए गए। कौन कौन से नियम, ये भी बात करेंगे। लेकिन इसके तहत 32 जोन को, दिल्ली में कुल 32 जोन को उसको डिवाइड किया गया। हर एक जोन में 26 से 27 दुकानों को डिवाइड करके दिल्ली में 849 नई दुकानें शराब की खोली गई। पहले दिल्ली में यह व्यवस्था थी कि 60% जो शराब की दुकानें हैं वो सरकारी हाथ में होंगे और 40% जो दुकानें हैं वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होंगे। लेकिन इस नियम के आ जाने के बाद 100% क्या किया गया, निजी हाथों में ये आबकारी नीति आने के बाद शराब की दुकानों को दे दिया गया। सोचिए 850 दुकानें का लाइसेंस प्राइवेट लोगों को दे दिया गया। अभी आप लोग अगर जहां भी रहते होंगे, शराब की दुकान कोई भी ठेका लेता है तो उससे जाके आप बात करिए तो वो बताएगा भाई साहब हम तो इसको लेने में टेंडर पड़ा था, 50 लाख खर्चा किए हैं, 1 करोड़ खर्चा किए, तब जाकर के ये दुकान हमको मिला है। ये भाई साहब अब सोचिए 850 दुकानें जहां खुल रही हैं, 1 करोड़ ही अगर मिल रहा है तो कितनी बड़ी रकम हो गई। खैर उसकी बात अलग है, वो भी एक चर्चा का विषय है, लेकिन उसकी बात अलग है, वो छोड़ देते हैं।
100% इन्होंने क्या किया, निजी हाथों में दे दिया। इससे लाभ गिनाए कि हम इससे क्या करेंगे, लोगों से जो टैक्स सरकार 5% ले रही थी, जो व्यापारियों से, शराब के दुकानदारों से, थोक के व्यापारियों से 5% जो टैक्स ले रही थी, इन्होंने ये कहा कि हम 5% नहीं, हम 12% टैक्स लेंगे। इससे राजस्व में क्या होगा, इजाफा हो जाएगा, यहां की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। लेकिन कैसे इजाफा हुआ है, आइए आप ये देखिए जरा, इनका घोटाला आप लोगों के सामने नजर आ जाएगा। अब इसमें कुछ नियम कानून लाए गए। क्या क्या नियम कानून लाए गए, इसमें यह लाया गया कि पहले जो नियम व्यवस्था थी पुरानी शराब नीति की, उसमें 25 वर्ष से कम की आयु के लोगों को शराब नहीं दी जाती थी। आप जानते होंगे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेशों में शराब कुछ हद तक सस्ता होता है, कुछ हद तक नहीं बल्कि बहुत सी सस्ता होता है। अब पहले थी 25 वर्ष, उसको घटा करके 21 वर्ष उम्र कर दी गई कि 21 वर्ष तक के यदि हैं तो उनको शराब दे दिया जाए। और यहां तक ही नहीं, ऑनलाइन घर बैठे व्यवस्था भी बनाई गई कि एप्लीकेशन के जरिए, होम डिलीवरी के जरिए आप घर पे शराब मंगवा सकते हैं। आप सोचिए, कोई एप्लीकेशन में लिख दिया 18 वर्ष का ही है, 17 वर्ष का ही है, या एप्लीकेशन में दर्शा दिया कि भाई साहब हम 25 वर्ष के हैं या फिर 23 वर्ष के हैं, जो भी हो, 21 से ऊपर हैं, तो उसके घर तो शराब आ गई, आराम से बैठ के पी रहा है। खैर, इसमें एक ये निगेटिव पॉइंट था, ऑनलाइन डिलीवरी की सुविधा। अब पहले दिल्ली में यह व्यवस्था थी कि एक लिमिट समय के बाद शराब की दुकानों को बंद कर देना है, यानी 10-11 बजे के बाद शराब की दुकानों को बंद कर देना है। लेकिन अब इस नियम के आ जाने के बाद भाई साहब आप 2 बजे रात को भी किसी दुकान पे शराब ढूंढ रहे हैं तो वहां भी आप लोगों को शराब मिल जाएगा बड़ी आसानी से। इसमें व्यवस्था की गई 24 घंटे शराब की दुकान को आप खोल सकते हैं। यहां तक कि यहां पे पीने की व्यवस्था भी की गई। पहले क्या होती थी, शराब की दुकानें क्या होती थी, सड़क के तरफ उनका मुंह होता था, यानी ये सड़क है तो ये शराब की दुकानें हैं तो ये फ्रंट लाइन होता था। लेकिन इस नियम के अंतर्गत क्या किया गया कि अब शराब की दुकानों का फ्रंट सड़क की तरफ नहीं होगा, शराब की दुकानों का फ्रंट अब कहां होगा, पीछे होगा। अब इसमें क्या व्यवस्था की गई कि इसमें जो है आप यहां आकर के पी सकते हैं, अगर आप घर पे नहीं ले जा रहे हैं तो यहां पे आकर के पी सकते हैं। इसके अलग अगल बगल क्या किया गया, जो चखना की दुकानें थी उनको बंद करा दी गई। अब चखना कहां मिलेगा, अब जो अगल बगल के दुकानदार थे उनको किराया के अंदर ही या फिर दुकान मालिक ही अपना आदमी रख करके चखना बेचेगा, उससे भी उसको इजाफा हो रहा था। अगल बगल चखना नहीं लेना है, अंदर ही बैठ करके पीने की व्यवस्था थी। जहां से एंट्री था वहां से एग्जिट नहीं था, एग्जिट दूसरी तरफ से था, यानी प्रवेश करिए आप इधर से, पी लीजिए बाकायदा से, पैसा वैसा पेड कर लीजिए, जाइए आप उधर से। यह भी व्यवस्था एक बनी हुई थी। अब जो आदमी गाड़ी लेकर के आता था, दिल्ली में बहुत ही टाइट व्यवस्था है ड्रिंक एंड ड्राइव का, गाड़ी लेकर के जो आता था पी लेता था, अब उसको पुलिस क्या करती थी, पकड़ लेती थी और ड्रिंक एंड ड्राइव केस में फाइन भरना पड़ता था, चालान कट जाता था उनका। एक ये कह लीजिए कि नियम व्यवस्था थी। इससे क्या हुआ, सरकार को ये लोग तो वादा कराए थे कि हम 5% से 12% लेंगे और क्या होगा कि राजस्व में इजाफा होगा, लेकिन सरकार को पहली ही तिमाही में 37.51% के राजस्व में घाटा देखने को मिल गया। यानी प्रति माह 194 करोड़ रुपए का घाटा सरकार झेल रही थी इस नए आबकारी नीति के अंतर्गत। क्या था ये कि क्यों इतना घाटा लग रहा था, तो इसमें बहुत सारे इन्होंने घोटाला किए। अब ये भी घोटाला जान लीजिए कि क्या क्या किए। जो थोक दुकानदार थे 144 करोड़ रुपया उनका माफ कर दिया। क्यों माफ कर दिया गया, इसके पीछे तर्क क्या दिया कि भाई साहब कोरोना था तो ये लोग कमा नहीं पाए और शराब आकर के रखा ही रह गया, खराब हो गया या फिर जो भी हो गया और इनको घाटा लग गया, तो 144 करोड़ रुपया माफ कर दिया। मान लीजिए कि किसी का 5 करोड़ है, कहा कि तुमको माफ कराना है, हाँ माफ कराना है, अच्छा ठीक है 5 करोड़ है ना, 2 करोड़ दो, 5 करोड़ तुम्हारा माफ। यहां से भी ये लोग लिए कमीशन, 144 करोड़ यहां से माफ हो गया। अब देखिए जो ये टेंडर की दुकानें थी अपने सगे संबंधियों को ही दे दिया, बहुत सारे अपने भाई बहन भतीजा फूफा नाता चाचा पापा, मतलब कि सगे संबंधी दोस्त नाथ रिश्तेदार को ही दे दिया गया। कमीशन पहले क्या होता था, 5% होता था, ये लोग कहे कि हम 12% लेंगे। उसमें से अब बताइए 12% ले रहे हैं, अभी डाटा आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो उसमें से ईडी ने ये बताया है कि भाई साहब 12% ये लोग ले तो रहे थे, जिसमें से 6% आम आदमी पार्टी में आ जाता था, इनके नेताओं के पास आ जाता था। सोचिए 12% आम आदमी पार्टी के पास आ जाता था, वही जो 6% दिखाया गया है 12% में, वही 6% ये लोग घोटाला किए हैं। 10 महीने तक ये नई शराब नीति, नई आबकारी नीति चली थी। 17 नवंबर 2021 को स्टार्ट हुआ था, जब इसमें छापा पड़ा, घोटाला हुआ, घोटाला देखा गया, लगातार महीने में
ये कमी आ रही थी, करोड़ों की कमी आ रही थी। तो इस नियम को इन लोगों ने क्या किया, बंद कर दिया। इस कानून को फिर से क्या किया, 1 सितंबर 2022 से पुरानी शराब नीति को इन्होंने लागू कर दिया गया। फिर से क्या हुआ, अब इसमें पूरा डाटा सुनिए कि पूरा डाटा इन्होंने कितने रुपए का घोटाला किया है आप लोगों के सामने अब देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं, दिल्ली मुख्यमंत्री को सम्मन भेज दिया गया, तो 2 नवंबर को अब इनसे पूछताछ की जाएगी इस घोटाले के अंदर। अब इनसे पहले ही अप्रैल में इनको बुला करके पूछताछ किया गया था, लेकिन अब क्या किया गया है, अब 2 नवंबर को फिर से इनको बुलाया गया। भाई साहब कि आप मनीष सिसोदिया जी तो पहले से ही जेल हैं, कब से जेल में हैं वो भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। 26 फरवरी से ये जेल में बंद है। अब इनको भी बुलाया गया कि जरा आप आ जाइएगा, देखते हैं कि आप कैसे बच जाएंगे। इस आम आदमी पार्टी के हेड तो आप ही है ना, पैसा जहां पे ये परसेंटेज जा रहा था तो आपके पास भी जा रहा होगा। खैर, घोटाले का 45 करोड़ रुपया इन्होंने ये बताया कि गोवा चुनाव में इन्होंने जस्ट खर्चा कर दिया। पिछले साल विधानसभा का गोवा में चुनाव था, तो इन्होंने ईडी ने ये बताया कि तुरंत 100 करोड़ जो एडवांस मिले थे, 45 करोड़ तो इन्होंने खर्चा कर दिया गोवा चुनाव में। अच्छा, अब देखिए कुल 338 करोड़ का इसमें घोटाला दिखाया गया है कि 338 करोड़ का इसमें कुल घोटाला हुआ है। कैसे हुआ है 338 करोड़, ये भी जान लीजिए। पहले 5% कमीशन था, फिर से 12% कमीशन लगाया गया, तो वही 12% के अंतर्गत 10 महीने तक ये पूरी नीति चली थी। तो 10 महीने में कुल 12% के अंतर्गत 581 करोड़ का लाभ हुआ था, और 581 करोड़ में 5% निकाल दीजिए तो बचा लाभ जो है 338 करोड़ का दिखा, जिसमें से 100 करोड़ इन लोगों को एडवांस में मिल गया था। उसी 100 करोड़ में से 45 करोड़ पिछले साल गोवा विधानसभा चुनाव में इन्होंने खर्चा कर दिया। ऐसा रिपोर्ट ईडी की रिपोर्ट में सामने आया है। अब ईडी की रिपोर्ट का, ईडी का दावा है कि ये जो परसेंटेज तय हुआ था, इसका 6% तो आम आदमी पार्टी को डायरेक्ट चला जाता था। वही 338 करोड़ ये दिख रहा है घोटाला कि भाई साहब ये 338 करोड़ आखिर में किसके किसके जेब में गया है, आप ये ले आइए। इस नई आबकारी नीति के जो हेड थे, ये पूर्व उप मुख्यमंत्री कौन थे, मनीष सिसोदिया जी को बनाया गया था। इन्होंने भाई साहब इतना घोटाला किया, इसमें 338 करोड़ डाटा आप लोगों के सामने है। 26 फरवरी को जेल में इनको डाल दिया गया, और तब से लेकर के अभी तक ये जेल में बंद है। कई बार जमानत की अर्जी लगा चुके हैं, लेकिन इनको जमानत नहीं मिली है। 17 अगस्त 2022 को इन पर केस दर्ज किया गया था। अभी फिलहाल ये जेल में बंद रहेंगे। अब इस नई आबकारी नीति को, यानी नई शराब नीति को बंद करके 1 सितंबर 2022 से पुरानी शराब नीति को लागू कर दिया गया है। साथियों, जो आप जो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं, आप उनका यूट्यूब पे, गूगल पे देखिएगा घर, और पहले के घर से आप टैली करिएगा, आपको करोड़ों का अंतर मिल जाएगा। 9-10 का फासला नहीं, 19-20 का फासला नहीं, करोड़ों का फासला आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। आखिर में यह पैसा कहां से आया? हर कोई घोटाला करता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई भी नेता करप्ट नहीं है, लेकिन इतना करप्ट कि सीधे सीधे डाटा आप लोगों के सामने आ जा रहा है, इतना भी करप्ट नहीं होना चाहिए। तो ये थी नई आबकारी नीति के अंतर्गत जो मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। केजरीवाल जी को समन भेजा गया है पूछताछ के लिए। ये सारी चीजों का डिस्कशन हम लोगों ने देख लिया। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो भी लोग चैनल से नए जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।